हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर लॉन्चर। मैं हूं एडवोकेट लाइबा खान। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टॉर्ट्स के बारे में। आज से मैं एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, आपका जो लीगल रीजनिंग का पोर्शन है क्लैट में, विच इज़ टॉर्ट। तो टॉर्ट जब पढ़ना है तो ऑब्वियसली कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में, इस क्लास में समझने वाले हैं कि आखिर टॉर्ट होता क्या है, टॉर्ट के क्या एसेंशियल्स हैं, हम किसे टॉर्ट बोलते हैं और किसे नहीं। आइए मैं इस लेक्चर में, इस क्लास में आपको बहुत ही इजी वे में, बहुत ही एकदम बढ़िया तरीके से समझाने वाली हूँ टॉर्ट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब टॉर्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आई शुड टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्ट। तो टॉर्ट एक लैटिन टर्म है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे लॉ में टर्म्स हैं, लैटिन मैक्सिम्स हैं, वो लैटिन से डिराइव करे गए हैं। तो जो टॉर्ट वर्ड है आपका, वो भी लैटिन से डिराइव किया गया है टॉर्ट टर्म से, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट और क्रोक्ड। या मैं आसान लैंग्वेज में बात करूं, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है सिविल रॉन्ग। एक आपका होता है क्रिमिनल रॉन्ग और एक होता है सिविल रॉन्ग। इसी क्लास में मैं आगे और डिफरेंशिएट बताऊंगी दोनों में आखिर डिफरेंस होता क्या है। तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है और इसकी डेफिनेशंस दी हैं कुछ थिंकर्स ने। आइए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो टॉर्ट कमिट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो गया आपका लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है टॉर्ट टर्म, इसका मतलब होता है ट्विस्ट या क्रुक्ड। इट इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द लॉ। तो टॉर्ट जो है एक वॉयलेशन है, एक उल्लंघन है, इन्फ्रिंचमेंट है, ब्रीच है। किस चीज का? एक ड्यूटी का, जिसे लॉ ने इम्पोज करी है। किस तरह की ड्यूटी? ड्यूटी टू टेक केयर, राइट, नॉट टू ट्रेसपास और डिफेम समवन। इस तरह की ड्यूटी हम सब पे लॉ ने इम्पोज कर रखी, और उस ड्यूटी का अगर वायलेशन होता है, इन्फ्रिंचमेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। आपकी ड्यूटी है कोई चीज करना और आपने वो ड्यूटी नहीं करी, उसकी वजह से कोई टॉर्ट कमिट हो रहा है, दैट इज टॉर्ट। अब आइए और समझते हैं। तो टॉर्ट फीजर एक टर्म है यहाँ पे। टॉर्ट फीजर किसे बोलते हैं? तो टॉर्ट फीजर हम उसे कहते हैं जिसने टॉर्ट कमिट किया है, द पर्सन हु हैज कमिटेड द टॉर्ट, he or she is called as tortfeasor। वहीं अगर दो या दो से ज्यादा लोग कोई टॉर्ट कमिट करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट टॉर्टफीजर्स। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब जब जॉइंट टॉर्टफीजर्स होते हैं तो उन्हें, जो विक्टिम है, वो जॉइंटली भी स्यू कर सकता है या फिर इंडिविजुअली भी स्यू कर सकता है कोर्ट में। फिर आपकी जो डेफिनेशन है टॉर्ट की, वो लिमिटेशन एक्ट 1963 की सेक्शन 2M में दे रखी है। तो आखिर क्या डेफिनेशन है, आइए देख लेते हैं। तो बोला है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है विच इज नॉट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब ये टर्म थोड़ा यूनिक सा नहीं लग रहा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? तो बताती हूँ ये क्या है। तो यहाँ पे ये कह रहा है डेफिनेशन आपकी कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, लेकिन सिविल रॉन्ग तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी होते हैं, बट उन दोनों सिविल रॉन्ग को छोड़ के बाकी जितने भी रॉन्ग होंगे सिविल रॉन्ग, वो हम टॉर्ट उसे कंसिडर करेंगे। अगर और मैं इसे रिपीट करके बताऊं दोबारा से, तो अगर हम सिर्फ इतना बोलें कि एक सिविल रॉन्ग को हम टॉर्ट कहते हैं, तो इतना कहना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि सिविल रॉन्ग तो आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये कह रही है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के, इन दोनों का ये एक्सेप्शन है, इसे एग्जेम्प्ट करके बाकी जितने भी सिविल रॉन्ग हैं उन्हें हम टॉर्ट कहते हैं। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आया है, तो पढ़ने का सही तरीका क्या है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं,
तो उसमें जो वर्ड्स हैं अगर नहीं पता है तो प्लीज उनकी टर्म्स का, उन वर्ड्स का मतलब तो जानो। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट को कैसे हम अकेला छोड़ सकते हैं जब वो क्लैट में आना ही है तो यहाँ पे दो वर्ड है तुम्हारे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपकी बेर एक्ट है लॉ की, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एलेबोरेटिवली यानी बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में बताया है। कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आपका ऑफर होना चाहिए एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसिडरेशन एंड देन अग्रीमेंट। और अगर कोई अग्रीमेंट लॉफुल है, वैलिड है, तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। वहीं अगर मैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करूं तो किसी ने अपनी प्रॉपर्टी या कोई सामान किसी को इंटरेस्ट कर रखा है, उसे दिया है फॉर केयर, फॉर सम पर्पस, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, और उस चीज का वायलेशन करे तो उसे हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन में ये कहा गया है कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी की जितने भी सिविल रॉन्ग होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, टॉर्ट बोलेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब कुछ डेफिनेशंस हैं। अब देखो, जब डेफिनेशंस होती है ना तो कई बार वो डेफिनेशंस याद करना मुश्किल होता है, तो उसे याद कैसे करें, ये भी सवाल आपका सही है। तो उसे कैसे याद करना है उन डेफिनेशंस को, उनके टी की टर्म्स से। जैसे सैलमन क्या कह रहे हैं, जॉन सैलमन आपके, he addressed tort as being only a civil wrong which has unliquidated damages in the form of remedy and which is not just exclusively breach of contract or breach of trust or breach of merely fair and impartial obligation। तो ये कह रहे हैं सिविल रॉन्ग विच इज विच हैज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो इस टर्म से याद करो। ठीक है, अब ये टर्म मैंने इससे पहले भी बोला था और अभी फिर से आया, ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या है ये टर्म? तो अनलिक्विडेटेड का मतलब है नॉट प्री डिटरमाइंड या फिर नॉट प्री फिक्स्ड, पहले से जो फिक्स्ड नहीं है। तो टॉर्ट के मामलों में, टॉर्ट के केसेस में ऐसा होता है जब कोई केस जाता है कोर्ट, तो कोर्ट के पास, जजेस के पास डिस्क्रिशनरी राइट है कि कितना कॉम्पनसेशन देना है, ये कोर्ट डिसाइड करता है, एक विक्टिम पार्टी डिसाइड नहीं करती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई इसमें टॉर्ट के केसेस में पहले से कॉम्पनसेशन, मुआवजा या जो डैमेजेस हैं वो पहले से फिक्स्ड नहीं होते हैं, कोर्ट जाता है मैटर, तब कोर्ट डिसाइड करता है कि कितना कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। दैट्स इट, सो सिंपल। आई होप अब आपको ये टर्म डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। तो इस की टर्म से याद रखो सैलमन की डेफिनेशन। अब विनफील्ड है हमारे दूसरे थिंकर, ये क्या बोलते हैं, टॉर्टुअस लाइबिलिटी। इस टर्म से मैंने ये डेफिनेशन याद रखी, और तीनों ही डेफिनेशन तुम्हारी जो है सैलमन की होगी या विनफील्ड, फ्रेजर, और तुम्हारी सेक्शन 2M में जो दे रखी है लिमिटेशन एक्ट में, चारों ही डेफिनेशन सिमिलर है, मतलब सबका सेम है। ओके, और ये बोलते हैं कि ये जो टॉर्ट है ये एक इन्फ्रिंचमेंट ऑफ राइट इन रेम है, ये रेम लिखा हुआ है। तो राइट इन रेम और राइट इन परसोनम तुम्हारे ये दो वर्ड होते हैं। ठीक है, दूसरा है राइट इन परसोनम। तो मैम अब ये राइट इन रेम और राइट इन परसोनम क्या है, आया दिमाग में? ठीक है, समझा देती हूँ। तो परसोनम वर्ड ऐसे याद रखो, पार्टी से, जो पार्टी तुम लोग करते हो। ठीक है, याद ऐसे करना, बट यहाँ पे वो मतलब नहीं है। पार्टी का मतलब ये है, परसोनम का मतलब ये है कि जो एक्ट हो रहा है वो सिर्फ एक पार्टी या एक इंडिविजुअल को ही अफेक्ट कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें राइट इन रेम की, तो राइट इन रेम का मतलब होता है कि अगेंस्ट द होल वर्ल्ड और अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब कि वो एक्ट ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है। क्लियर है? आगे बढ़े अब। अब क्या ऑब्जेक्टिव है टॉर्ट का, क्यों ये सब्जेक्ट है, क्यों ये एक लॉ है,
वाई द रीजन बिहाइंड इट, टू डिटरमाइन राइट्स बिटवीन द पार्टीज टू ए डिस्प्यूट। जो पार्टीज हैं किसी डिस्प्यूट में, किसी क्लैश में, कॉन्फ्लिक्ट में, उनके राइट्स को डिटरमाइन करने के लिए, उनके राइट्स को सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। अब मैंने भी कुछ देर पहले ही बोला था कि टॉर्ट सिविल रॉन्ग होते हैं आपके और क्रिमिनल रॉन्ग होते हैं। तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है और क्रिमिनल रॉन्ग क्या हो गए, जो तुम्हारे आईपीसी, या अब हम बोलें आपका नया जो लॉ है, नया क्रिमिनल लॉ, तो बीएनएस में मेंशन है। तो जो चीजें बीएनएस में मेंशन है तुम्हारे, पॉक्सो में मेंशन है, जुवेनाइल जस्टिस में मेंशन है, वो सारी चीजें तुम्हारा ये सब क्रिमिनल लॉ होता है। सिविल रॉन्ग जो तुम्हारी प्रॉपर्टी वगैरह से चीजें रिलेटेड होती हैं। और हम टॉर्ट में आगे की और क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिविल रॉन्ग हम किसे किसे टॉर्ट बोलते हैं, लाइक डेफमेशन, आपका ट्रेसपास, असॉल्ट, बैटरी, नेग्लिजेंस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड मेनी मोर। तो आइए समझ लेते हैं टॉर्ट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। तो टॉर्ट, अब जब एक सिविल रॉन्ग है और क्राइम एक क्रिमिनल रॉन्ग, तो ऑब्वियसली इतना तो दिमाग में आ ही रहा होगा, टॉर्ट लेस सीरियस होता है, पिटी ऑफेंस होता है, पिटी एक्ट। वहीं क्राइम जो है आपका वो मोर सीरियस होता है, हीनियस होता है। वहीं जो तुम्हारा क्राइम है वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, उसे एक पब्लिक रॉन्ग माना जाता है। इसीलिए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं उसमें, स्टेट की तरफ से एडवोकेट होता है अगेंस्ट द अक्यूज्ड। और आपने ये देखा होगा कि जो आपके क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं, जो ऑफेंसेस होते हैं, जो क्राइम्स होते हैं, उसमें जनरली, मोस्टली पनिशमेंट मिलती है इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जेल भेजा जाता है। कुछ सेक्शंस में आप देखेंगे बीएनएस के कि फाइन प्रिस्क्राइब्ड है, और कुछ सेक्शन में देखेंगे फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों पेन वहां पे मेंशन है। बट क्या होता है, सब में मोस्टली सजा मिलती है, जेल भेजा जाता है। वहीं अगर हम टॉर्ट की बात करें तो वहां पे डैमेजेस किस फॉर्म में दिए जाते हैं, रेमेडी क्या है, कॉम्पनसेशन के फॉर्म में, यानी मुआवजा दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए। और वहीं क्रिमिनल लॉ की बात करें हम, क्रिमिनल लॉ की, तो मामला ऑपोजिट है, वहां पे जेल जाना है, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। टॉर्ट जो है वो आपका एक अनकोडिफाइड लॉ है। वहीं अगर हम आईपीसी या क्रिमिनल लॉ की बात करें, वो एक कोडिफाइड लॉ है। अब मैंने ये चीज क्यों बोली कि कोडिफाइड है एक लॉ आपका और एक अनकोडिफाइड है, क्योंकि जब टॉर्ट आप अपने लॉ स्कूल में पढ़ेंगे, क्लैट एस्पिरेंट्स, तो उसकी बुक होती है, कोई बैराक्ट नहीं है, पार्लियामेंट ने वो नहीं लॉ बनाया है। ठीक है, आपके पार्लियामेंट ने टॉर्ट का लॉ नहीं बनाया है, कोई एक्ट नहीं बनाया है, कोई बैराक्ट नहीं है उसकी। वहीं अगर हम बात करें आईपीसी की, सीआरपीसी एविडेंस, तो तुम्हारी उसके लिए बैराक्ट्स हैं, पार्लियामेंट ने वो लॉज पास करे हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही 3 लॉज पास करे थे जो फोर्स में आ भी चुके हैं फ्रॉम द 1 जुलाई 2024, विच इज बीएनएस, बीएनएसएस एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वहीं अगर हम बात करें इंटेंशन की, तो आपके क्रिमिनल रॉन्ग्स में इंटेंशन का बहुत बड़ा खेल है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है इंटेंशन वर्ड। इवन आप अपनी बैराक्ट में भी कई जगह इस तरह के वर्ड्स देखोगे जो इंडिकेट करते हैं इंटेंशन की तरफ, लाइक वॉलंटरली, फ्रॉडुलेंटली, नोइंगली, रीजन टू बिलीव, मिस्टीवियसली। ये सारे वर्ड्स आपको कई सेक्शन में मेंशन कर रखे हैं बीएनएस में। वहीं अगर हम टॉर्ट की बात करें तो टॉर्ट में इंटेंशन, विच मीन्स जो लैटिन आपका मैक्सिम है मेंस रिया, गिल्टी माइंड, का वहां पे रोल नहीं है। ठीक है, बस आपके क्रिमिनल लॉन्ग्स में, क्रिमिनल रॉन्ग में हम इंटेंशन की बात करते हैं। अब हम डिफरेंस समझ लेते हैं टॉर्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो टॉर्ट में तुम्हारी जो रेमेडी है वो हमेशा अनलिक्विडेटेड, यानी पहले से फिक्स नहीं रहेगी कि कितना कॉम्पनसेशन मिलना है। वहीं अगर हम बात करें
कॉन्ट्रैक्ट की, तो देयर आर चांसेस कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो रेमेडी है, जो कॉम्पनसेशन है कॉन्ट्रैक्ट में, कि अगर आपने ये वाला क्लॉज वायलेट किया तो आपको इतना कॉम्पनसेशन देना होगा, ये कई बार मेंशन भी हो सकता है। तो जनरली कॉन्ट्रैक्ट में भी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, रेमेडी होती है, बट कई बार देर इज पॉसिबिलिटी कि प्री डिटरमाइंड भी हो सकता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस भी हो सकते हैं। टॉर्ट में जो ड्यूटी है वो हमें इम्पोज करती है कौन? लॉ। ड्यूटी ऑफ टेक केयर एंड एवरीथिंग इज इम्पोज बाय द लॉ। वेयर एज अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो कॉन्ट्रैक्ट में कौन पार्टी जो है इम्पोज कर रहा है ड्यूटीज? पार्टीज इम्पोज कर रही हैं। ठीक है, देयर इज डिफरेंस कि टॉर्ट में आपकी ड्यूटीज इम्पोज करी जा रही हैं लॉ के द्वारा, वहीं कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटीज कौन इम्पोज कर रहा है आप पे? पार्टीज। अब पढ़ लेते हैं इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। आप देखते होंगे जब आप बीएनएस पे उठा के देखोगे, जो आपके ऑफेंसेस मेंशन है, लाइक थेफ्ट मेंशन है, तो थेफ्ट में भी इसेंशियल्स हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बताया गया है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। लाइक मूवेबल प्रॉपर्टी हो, जिसके पोजेशन में हो, आप उससे ले रहे हो प्रॉपर्टी विदाउट हिज कंसेंट। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो वैसे ही जब आप पुलिस स्टेशन जाते हो, कोई कंप्लेन करते हो, तो आप बताते हो ना पुलिस वाले को कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, फिर वो देखता है कि सेक्शन में आपका वो एक्ट फॉल कर रहा है, देन ही रजिस्टर एफआईआर अंडर दैट सेक्शन। तो वही है, कोई एक्ट है तो जरूरी है कि उसके जो एसेंशियल्स हैं वो पूरे होने चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे। अब थेफ्ट के जो एसेंशियल्स हैं, जब तक वो फुलफिल नहीं होंगे सारे एसेंशियल्स, तब तक हम कैसे बोलेंगे थेफ्ट हुई है ना? तो वैसे ही यहाँ पे भी जरूरी है कि जो आपका ये टॉर्ट है, इसके दो एसेंशियल्स हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल्स हैं जो होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि यहाँ पे टॉर्ट हुआ है। और वो एसेंशियल्स हैं क्या? पहला तो है एक्ट और ओमिशन, कि भाई कोई एक्ट हो या तो ओमिशन हो। अब ओमिशन क्या होता है? तो ओमिशन का मतलब है कि बाय लॉ आप पे कोई ड्यूटी इम्पोज है, ठीक है, आप एक पब्लिक सर्वेंट है, कोई पब्लिक ड्यूटी आप पे इम्पोज है और आप वो नहीं कर रहे हो। एनी पब्लिक ड्यूटी इज इम्पोज्ड ऑन यू एंड यू आर ओमिटिंग इट, विच मीन्स यू आर नॉट परफॉर्मिंग इट, आप उसे पूरा नहीं कर रहे हो। और द सेकेंड पॉइंट इज लीगल इंजरी। आपको इंजरी होनी चाहिए, कैसी? लीगल। ये और मैं अभी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी लीगल इंजरी का क्या मतलब है। और इंजरी आपकी डिफाइंड है सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी में, जिसमें इंजरी को बोला गया है कि कोई भी हार्म जो इलीगली कॉज हो रहा है किसी भी इंसान की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी को, तुम उसे बोलेंगे इंजरी। ठीक है, गॉट इट? तो क्या एसेंशियल्स हैं टॉर्ट के? एक्ट हो या फिर ओमिशन हो, द सेकेंड वन इज लीगल इंजरी। तो लीगल इंजरी का मतलब ये है कि आपका लीगल राइट वॉयलेट होना चाहिए। आपको डैमेज हो या ना हो, बट आपका अगर लीगल राइट वॉयलेट हो रहा है, देन यू आर एलिजिबल टू फाइल अ केस एंड गेट कॉम्पनसेशन फॉर दैट। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं, डैमनम साइन इंजूरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनो। तो डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। ठीक है, यहाँ पे डैमेज हो रहा है बट लीगल इंजरी वॉयलेट नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्कूल है, ठीक है, वहां पे एक टीचर पढ़ाते हैं, देन कुछ टाइम बाद उन्हें मन हुआ, बहुत पैसा है स्कूल में, चलो मैं भी स्कूल खोलता हूँ, मैं भी पैसे कमाऊंगा। अब उन्होंने उस स्कूल के जस्ट सामने ही अपना स्कूल खोल लिया और फीस बहुत ही नॉमिनल रखी, बहुत ही कम फीस रखी। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मोस्टली स्टूडेंट्स वहां पे एडमिशन लेने लग गए। अब जो पुरानी वाला स्कूल था ना, उसका लॉस होने लगा।
तो जिनका जिन भाई साहब का लॉस होने लगा वो चले गए कोर्ट, कि भाई इस इंसान की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे पास मोटा पैसा आ रहा था, अब मैं नहीं कमा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? अब हमें क्या पता है कि डैमेज जरूरी नहीं है, लीगल इंजरी जरूरी है, विच मीन्स कि लीगल राइट वायलेट होना जरूरी है। तो यहाँ पे लीगल राइट वायलेट हो रहा है या नहीं? नहीं, क्योंकि फेयर कंपटीशन तो हर इंसान का राइट है, एंड देयर शुड बी फेयर कंपटीशन, अदरवाइज मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, हमारे पास लेस ऑप्शंस होंगे और वी विल बी कंपेल्ड टू गो फॉर दैट। तो यहाँ पे डैमेज हो रहा है, उन्हें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बट उनका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उनका केस जो है वो डिसमिस हो जाएगा और कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। फिर आ जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम, इंजूरिया साइन डैमनो पे। अब इसका क्या मतलब होता है? तो अभी जो पढ़ा था उसका ऑपोजिट कर दो, इंजरी विदाउट डैमेज। यहाँ पे इंजरी हो रही है विच मीन्स लीगल इंजरी, हमारा लीगल राइट वायलेट हो रहा है बट कोई डैमेज नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इसे बहुत एक अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं। एक ए है, ठीक है, ये वोट डालने के लिए गया और ये जिताना चाहता था बी को, और इसके पास प्रॉपरली सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वोटर आईडी है एंड एवरीथिंग, ठीक है। देयर वाज नॉट एनी रीजनेबल रीजन टू स्टॉप हिम फ्रॉम कास्टिंग हिज वोट, बट वहां पे गार्ड ने सारी चीजें होने के बावजूद उसे इलेक्शन में वोट नहीं करने दिया, ठीक है। बट जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए तो ए बी को जिताना चाहता था, उसे वोट डालने आया था और बी ही जीता। तो इसका ये तो मतलब निकला ना कि भले ही उसने वोट नहीं दिया बट कोई डैमेज तो नहीं हुआ ना, वो जो चाहता था हुआ तो वही एट द एंड। ऐसा तो है नहीं कि उसने वोट नहीं दिया तो उसका कैंडिडेट एक वोट से हार गया, जीता तो वही, तो यहाँ पे कोई डैमेज तो है नहीं। बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे लीगल राइट वायलेट हो रहा है। कौन सा राइट वायलेट हो रहा है? तो तुम्हारा आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विच इज अडल्ट सफ्रेज। राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो हमारा यहाँ पे लॉफुल राइट है, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो वायलेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे उसे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। तो टॉर्ट में जरूरी क्या है? कि कोई एक्ट हो और ओमिशन हो, एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि लीगल इंजरी हो, इट डजेंट मैटर आपको डैमेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट लीगल राइट वायलेट होना जरूरी है, तभी कॉम्पनसेशन मिलेगा, वरना बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हाँ, अब जब टॉर्ट पढ़ रहे हो तो इस मैक्सिम को कैसे भूल सकते हो? और लॉ करना है तो मैक्सिम से पीछा छुड़ा ही नहीं सकते, बार बार मिलेंगी, हो चाहे तुम्हारा क्रिमिनल लॉ हो या फिर टॉर्ट हो या बाकी के लॉज, तो मैक्सिम्स तो मिलेंगी। और हाँ, कुछ मैक्सिम्स ऐसी भी हैं जो याद हो जाती है और कुछ ऐसी हैं बहुत याद करने के बावजूद भी नानी याद दिला देती हैं। तो यहाँ है तुम्हारा ओबी जस इबी रेमेडियम। तो तुम्हारा टॉर्ट जो सब्जेक्ट है ये इस इंपॉर्टेंट मैक्सिम पे बेस्ड है। ओबी जस एबी रेमेडियम मीन्स वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो जब आपके पास राइट ही नहीं है अगर, तो आपको रेमेडी कैसे मिलेगी? कैसे कोर्ट जाओगे, कैसे स्यू करोगे? देन देयर शुड बी राइट ना। अब मेरे पास राइट है टू कास्ट अ वोट, मेरे पास राइट है वोट करने का अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरा वो राइट वायलेट हुआ तभी तो मेरे पास रेमेडी है ना कॉम्पनसेशन के लिए। अगर राइट ही ना होता तो मैं कैसे, मुझे रेमेडी मिलती? तो ये मैक्सिमा आपका यही बात कहना चाह रहा है। फिर यहाँ पे एक और केस देख लेते हैं आपकी मैक्सिम का जो अभी हमने डिस्कस करी, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आप सबको आई होप ये चीज क्लियर होगी, आप सबको ये पता होगा कि पुलिस जब भी किसी अक्यूज्ड को अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। अब इस केस में क्या किया पुलिस ने? प्रेजेंट ही नहीं किया,
तो उसका लीगल राइट वॉलेट हुआ ना भीम सिंह का, इसलिए वहां पे उन्हें 50,000 कॉम्पनसेशन दिया गया था। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा। टॉर्ट क्या होता है, टॉर्ट के क्या एसेंशियल्स हैं, टॉर्ट की डेफिनेशंस, और टॉर्ट के कुछ केसेस देख लिए इंपॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट मैक्सिम। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट ऑन दिस, एंड प्लीज लेट मी नो on what topic you want more sessions, so I will be taking on these. Thank you so much. Have a nice day. Good luck.